अब जो आधुनिक विधि है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है संरचनात्मक विधि और तीसरी है नियोजित विधि। प्रत्यक्ष विधि जो है उसको निर्बाध विधि या मात्र पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जिस विषय को हम जिस भाषा में पढ़ा रहे हैं उसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जिस प्रकार संस्कृत भाषा है तो संस्कृत के माध्यम से ही संस्कृत का ज्ञान करवाया जाए, हिंदी है तो हिंदी माध्यम से ही उसका ज्ञान करवाया जाए, और या अंग्रेजी तो अंग्रेजी के माध्यम से उसका ज्ञान करवाया जाना चाहिए। ऐसी विधि जो जिस भाषा की है उसी भाषा में जिसका अध्ययन करवाया जाता है वो विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत मातृभाषा का निषेध किया गया है। मातृभाषा का बिल्कुल भी इसके अंतर्गत प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से जब भी विद्यार्थी को शिक्षण विषय का ज्ञान करवा रहे हैं, भाषा का ज्ञान करवा रहे हैं, तो कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको वो समझ नहीं पाते हैं, उनको हिंदी में भी बताना होता है। लेकिन इस प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत इसका निर्बाध किया गया है, बिल्कुल निषेध किया गया है। इस कारण से इसको निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विधि जो है इस प्रकार से जब विद्यार्थियों को मातृभाषा का बिल्कुल ही निषेध कर दिया गया, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया गया, तब विद्यार्थी इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए तो इस प्रत्यक्ष विधि को ही जो है आगे सही प्रकार से चलाने के लिए दूसरी विधि अपनाई, संरचनात्मक विधि। संरचनात्मक विधि के अंतर्गत संरचना की गई। संरचना किसकी की गई? वाक्यों की रचना की गई। वाक्य बनाए गए। इन वाक्यों के अंतर्गत जो है कर्ता, कर्म व क्रिया का वाक्य का जब प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग करते समय ही कर्ता, कर्म, क्रिया का ज्ञान करवाया गया, जिसके कारण व्याकरण का ज्ञान होने से, अनुवाद इत्यादि बनाने की वजह से जो विद्यार्थी है उस विद्यार्थी को उस भाषा का सरल तरीका या सरल रूप से वो बात समझ में आने लगती है। मान लीजिए जैसे पहले हम व्याकरण सिखाकर व्याकरण के अंतर्गत अनुवाद बनाना सिखा दे, और अनुवाद बना सिखाने के बाद में फिर हम जो है संस्कृत भाषा को प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से पढ़ाए, संस्कृत ही बोले, संस्कृत में ही उसको आंसर करे, संस्कृत में ही उसका अर्थ समझाए, तो विद्यार्थी को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ही दूसरी जो विधि है वो संरचनात्मक विधि का प्रयोग किया गया, जिसके कारण ये विधि सफल बनने लगी। फिर इसी विधि को आगे जब और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए तीसरी जो विधि आई वो है नियोजित विधि। इस नियोजित विधि के अंतर्गत नियोजन करके पाठों का जो पाठ है उन पाठों का विभाजन किया, पाठों का विभाजन करके और अलग अलग अध्यायों में अलग अलग भागों में इनको बांटा, अलग अलग भागों में बांटकर और फिर विद्यार्थी को इस भाषा का ज्ञान करवाया जाता है। कहते हैं कि इसके अंतर्गत नियोजित विधि के अंतर्गत पाठों को खंडों में या उपभागों में विभाजित करके अध्ययन करवाया जाता है। यहाँ सामान्यतः पाठ को 6 खंडों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन काल जब आधुनिक विधि में अपन ऐसे देखते हैं तो 6 खंडों में इसको विभाजित किया जाता है, या फिर इन खंडों में जो है चौखट है या फ्रेम है इसमें इसको विभाजित किया जाता है। जैसे पहली चौखट है, उसके बाद में दूसरी चौखट में प्रवेश करवाया जाता है। तो पहली वाली बात अगर सही समझ में आ गई तो दूसरी वाली और अच्छे से समझ में आने लग जाती है। यानी कि पहले प्लानिंग की जाती है, नियोजित किया जाता है, पाठ पढ़ा है तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांटकर फिर अध्ययन करवाया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से प्रश्न बनाकर उत्तर भी प्रस्तुत किए जाते हैं, ताकि छात्र स्वयं का मूल्यांकन करके जो गलत उत्तर दिए जाने पर उस छात्र को आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। वर्तमान में दुरुस्त शिक्षा प्रणाली में इसी विधि का प्रयोग करके पाठों का निर्माण किया जाता है।
आज जब हम देख रहे हैं कि जो अभी पाठ बनाए जा रहे हैं, तो उन पाठों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो प्रथम पाठ देते हैं वो उसको इतना कठिन नहीं देते हैं, थोड़ा सरल बनाते हैं ताकि वो सही तरीके से समझ में आ जाए। और जब बीएड के जैसे विद्यार्थी है, पाठ पढ़ाने से पहले एक प्लानिंग तैयार करते हैं, पाठ योजना तैयार करते हैं। उस पाठ योजना में एक प्रस्तावना कौशल होता है, उस प्रस्तावना कौशल के माध्यम से उस विद्यार्थी को उस शीर्षक तक ले जाया जाता है। प्रस्तावना कौशल में पूर्व क्लास में पढ़ी हुई जो ज्ञान है, उस ज्ञान को के आधार पर ही प्रश्न करके और विद्यार्थी को उस शीर्षक का ज्ञान करवाया जाता है। और इस समय वर्तमान में ये जो प्रणाली है बहुत अच्छी चली है। इस विधि का प्रयोग टेक्निकल सॉफ्टवेयर या तकनीकी मशीन के रूप में इसका निर्माण किया गया है। इस विधि में विशेष प्रकार का पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करके अध्ययन करवाया जाता है, जिसकी सहायता से छात्र स्वयं भी अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं। ये विधि मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक आधारों पर निर्भर है। इस विधि में उद्दीपन एवं अनुक्रिया दोनों पर निर्भर है। इसमें शिक्षक छात्रों को उद्दीपित करता है तथा छात्र पुनर्फलन के द्वारा अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से जो आधुनिक विधि है उसको भी 3 भागों में बांट कर बताया। प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि, नियोजित विधि। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निषेध किया, जिस भाषा में जिसका अध्ययन करवा रहे हैं उसी में उसका अध्ययन होना चाहिए। जब ये विधि ज़्यादा नहीं चली तब संरचनात्मक विधि का प्रयोग हुआ। संरचनात्मक विधि में वाक्य बनाकर या वाक्यों की संरचना करके फिर पढ़ाया गया, जिससे ये सुगम बनी और छात्रों को सही सही प्रकार से समझ में आने लगी। इस संरचनात्मक विधि के बाद में एक तीसरी विधि बनाई, नियोजित विधि, जिसमें पहले प्लानिंग की गई कि किस प्रकार से ये जो अध्याय है उस अध्याय को विभाजन करके पढ़ाया जाए। तो इसमें नियोजित विधि के अंतर्गत मैंने बताया कि आपको जैसे फ्रेम होते हैं, इन फ्रेमों में इसको बांट देते हैं, चौकटों में बांटते हैं और अलग अलग चौकटों में बांटकर इनमें इनका अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि संस्कृत भाषा में जो संस्कृत शिक्षण विधि है उसके अंतर्गत 2 विधियाँ, परंपरागत और आधुनिक विधि। परंपरागत विधियाँ भी 3 प्रकार की होती है, पाठशाला विधि, भंडारकर विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। इसी प्रकार आधुनिक विधि भी 3 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष विधि, संरचनात्मक विधि और नियोजित विधि।